इसका आप लोग हेडिंग बनाइएगा मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। आप लोग को थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, dy बाई डी एक्स थोड़ा बहुत मैं पढ़ाऊंगा, प्रॉपर पढ़ाऊंगा, डिफ्रेंसिएशन भी इंटीग्रेशन भी, हर एक चीज़ जितना मुझे पूरे 2 साल का फिजिक्स में यूज होने वाला है सब कुछ मैं यहाँ पे लूँगा, मैथ A to Z। स्टूडेंट, ए मेरा एक आर्क है जिसका रेडियस r है, सेंटर A है और ए लेंथ L है, करेक्ट। तो एक ट्रिग्मेट्री में फार्मूला होता है, जानते हैं आप लोग, थीटा इक्वल टू L बाई आर। थीटा इक्वल टू, यहाँ थीटा किस में लेते हैं, डिग्री में या रेडियन में, रेडियन में लेते हैं, लिख लीजिए थीटा शुड बी टेकन इन रेडियन, डिग्री में नहीं लेते हैं। थीटा किस में लेना है, रेडियन में। अच्छा ये बताइए, इफ दिस, यहाँ देखना है, इफ दिस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, लाइक अगर ये थीटा डी थीटा रहता, सेम सिचुएशन, तो डी थीटा क्या है, एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, तब यहाँ पे एल रहता या डी एल रहता, आर पे कोई फर्क पड़ेगा, सेम रेडियस का सेम रेडियस है, बट ए एंगल में बहुत छोटा बनाना चाह रहा हूँ, तो आर तो मेरा एज इट इज रह जाएगा, बट ए क्या रहेगा, आर बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल। तो उस टाइम पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, डी थीटा इक्वल टू व्हाट, डी एल बाई आर, देन डी एल इक्वल टू व्हाट, आर डी थीटा, क्या लिखेंगे, आर डी थीटा। तो एक्चुअली ये मुझे इलेक्ट्रोस्टेट वगैरह में रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ पे मैं थीटा और डी थीटा लेता हूँ, तो वहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ डी एल इक्वल टू आर डी थीटा, पर उस चीज़ को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि ऐसा करना है, करेक्ट है। लिखिए स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हैं क्लास मैथमेटिकल टूल। पूरे फिजिक्स में जितना भी मैथ यूज होगा पहले मैथ पढ़ लेंगे, अब बाद में क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है, आप जानते हो अगर मैथमेटिकल बैकग्राउंड के होंगे तो। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो एक जनरल टर्म में होता है कि टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड, टेकिंग व्हाट, तो डिफरेंशियल, या बहुत बार मैं बोलूँगा टेकिंग चेंज बोथ साइड। तो चेंज का मतलब हुआ कि डेल्टा लगाना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी तो डेल्टा लगाएंगे, राइट। चेंज का मतलब क्या, डेल्टा, लेकिन यहाँ तो एक ही टर्म है थीटा, तो डेल्टा थीटा हो गया। यहाँ पे अंदर में 2 टर्म है, एल और आर, इसमें कांस्टेंट कौन है, आर, दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा आर बाई आर। कांस्टेंट को चेंज से बाहर ला सकते हैं, लिख लीजिए। कांस्टेंट क्वांटिटी को जो चेंज से हम लोग बाहर ला सकते हैं। अब इसी को ऐसे बोला जाएगा, टेकिंग ए हो गया टेकिंग चेंज बोथ साइड, फाइनाइट चेंज। लेकिन बहुत बड़ा बहुत छोटा चेंज रहता है तो उसको हम लोग, मैं बोलते रहता हूँ टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड। बड़ा चेंज के लिए डेल्टा, बट वेरी वेरी स्मॉल चेंज के लिए क्या लेते हैं, डी, राइट। तो उसको बोला जाता है टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड। तो टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड का मतलब डी थीटा। तो डी यहाँ पे क्या लगाए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, डी, तो राइट हैंड साइड में भी क्या लगाएंगे, डी, करेक्ट है। और ये रूल है, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के अंदर से बाहर कांस्टेंट क्वांटिटी को ला सकते हो, करेक्ट है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है, आर, तो आर को बाहर ला सकते हैं, तो क्या दिखेगा, डी एल बाई आर, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। लिखिए, अच्छा यहाँ बोलिए तो y इक्वल टू अगर x के पावर n है,
डिफ्रेंशिएशन का चैप्टर बाद में स्टार्ट करेंगे, बट इतना आप लोग को पता होगा। तो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? एन एक्स एन माइनस वन। ये फार्मूला से तो सब लोग वाकिफ है, लिख लीजिएगा। ओके एवरीवन, मैंने एक इक्वेशन बनाया, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई क्यू, एग्री। और तब आपसे बोला कि टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड, मतलब क्या बोल रहे हैं? टेकिंग चेंज ऑफ जेड, वेरी स्मॉल चेंज ऑफ जेड, डेल्टा जेड लिखेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेल्टा जेड एंड डी जेड? डेल्टा जेड क्या है? फाइनाइट चेंज ऑफ जेड, और डी जेड क्या है? चेंज का सबसे छोटा है, वेरी 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 स्मॉल चेंज इन जेड, यही डिफरेंस है, करेक्ट है। तो इस केस में करना क्या है कि यहाँ पे आपको एक दो वेरिएबल है, और इसका चेंज इस पे भी डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा। तो ऐसे लिखना है, मतलब बाद में मैं शॉर्टकट फॉर्मूला दे दूंगा, बट बढ़ले इसको कोर में जाते हैं कि एक्चुअली इसका मेन थीम क्या है। तो डी जेड बाई, इसका मतलब क्या होता है? पढ़िए, दो यहाँ पे है, एक ऐसे डी जेड बाई डी एक्स लिख रहे हैं और एक डेल जेड बाई डेल एक्स लिख रहे हैं। इसका मतलब हुआ कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स जेड, कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नीचे वाला जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंस तोड़ते रहते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये बुलाता है। बट जहाँ पे एक ही टर्म में दो वेरिएबल रहता है, तो उस टाइम पे हम लोग डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करते हैं कि पहले किसी एक को कांस्टेंट मानते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। दोनों वेरिएबल है, बट अगर हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन करना है तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको कांस्टेंट मानते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं और इसको, बट है था तो वेरिएबल, इसका मतलब दोनों वेरिएबल है, लेकिन आप आधा डिफरेंशिएशन कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो या पार्शियल कर रहे हो। तो ये जो टर्म यूज होता है वो कंप्लीट डिफरेंशिएशन के लिए, ये टर्म यूज होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए। किसके लिए? अब तो इसका मतलब है कि ओके सर, ये टर्म वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे राइट हैंड साइड में एक से ज़्यादा वेरिएबल रहेगा, बट मुझे डिफरेंशिएट करने के लिए फॉर मोमेंट किसी को कांस्टेंट मानना पड़ रहा है, एग्री। तो मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे आपको बोला कि देखिए डेल जेड बाई डेल एक्स, और ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे सिंबॉलिक रहता है। इसका मतलब बाई को उस टाइम पे कांस्टेंट मान रहे हैं। किसको मान रहे हैं? बाई को कांस्टेंट मान रहे हैं। तो बाई को जब आप कांस्टेंट ही मान लिया तो बाई बाहर आ जाएगा। कौन बाहर आ जाएगा? बाई, क्योंकि आपने कांस्टेंट माना है। इसको उस टाइम पे क्या मानना है? कांस्टेंट। तब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो बाई क्यू बाहर आ जाएगा, तो लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर। एक क्लास थोड़ा स्लो रखूँगा स्टूडेंट, क्योंकि जो लोग बाद में आएंगे तो धीरे धीरे आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाई को कांस्टेंट रखेंगे डी एक्स स्क्वायर। अब इसका तो डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो वाई क्यू लिखिए 2x। लेकिन इसमें से आपने किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया? बाई को तो कांस्टेंट मान लिया, x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से a लिख सकते हैं 2x बाई क्यू। इसको इधर लेके चले गए, इस टर्म को कहाँ लेके चले गए? इस तरफ, करेक्ट है। तो अब इसको पढ़िए क्या है? चेंज ऑफ जेड ड्यू टू चेंज ऑफ एक्स, ड्यू टू चेंज ऑफ, सिर्फ आपने किसको वेरिएबल किया था? एक्स को ना। बाई को क्या मान लिए थे? कांस्टेंट। ये लिखिए, चेंज ऑफ
जेड ड्यू टू चेंज ऑफ एक्स। कुछ भी नहीं किया है, बाई को कांस्टेंट मान लिया स्टूडेंट और एक्स को डिफ्रेंशिएट किया है, करेक्ट। तो अगर आप बाई को कांस्टेंट ही मान लिए तो इफेक्ट जेड पे जो दिखेगा चेंज वो एक्स की वजह से देखेगा। तो उसको पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, चेंज ऑफ जेड ड्यू टू चेंज ऑफ एक्स। अब देखिए, अब मैं आपको ये बोल रहा हूं डेल जेड बाई डेल वाई, मतलब किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, किसको कांस्टेंट मानना है, एक को क्या मानना है कांस्टेंट, और बाई के रेस्पेक्ट में तो जिसको कांस्टेंट मान रहे हैं उसको डिफ्रेंशिएशन से बाहर रखिए। तो किसको बाहर रखेंगे, एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन के अंदर कौन जाएगा, बाई क्यू। बोले बाई क्यू का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 3y²। टफ नहीं था भाई, मतलब हम लोग, आप लोग जानते थे, उसको सिस्टमैटिक अरेंज नहीं किया हुआ था, मीनिंग नहीं जानते थे। डिफ्रेंशिएशन तो मैंने आपसे ही पूछा ना, आपने बोला सर फॉर्मूला ये होता है, करेक्ट है। उसी को मैं सजा के दिखा रहा हूँ कि किसका मतलब क्या था। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, x², बोलिए 3y², इतना तो हो गया। अब यहाँ पे डेल जेड इक्वल टू लिख सकते हैं, इस dy को क्या इस तरफ लेके जा पाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो डेल जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² 3y² dy। ये क्या है, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू चेंज ऑफ y, ड्यू टू चेंज ऑफ y। इसको लिख लीजिएगा, बाद में भूल जाइएगा। चेंज ऑफ z ड्यू टू चेंज ऑफ y। अच्छा स्टूडेंट, अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ दिया जाए तो किसका इफेक्ट काउंट हो जाएगा एक साथ। इक्वेशन फर्स्ट में है चेंज ऑफ जेड ड्यू टू चेंज ऑफ एक्स, इक्वेशन सेकंड में क्या है, अब दोनों को अगर जोड़ दें तो ओवरऑल चेंज ऑफ जेड ड्यू टू बोथ चेंज ऑफ एक्स एज वेल एज चेंज ऑफ, कॉमन सेंस की बात है ना, पहले एक्स का इफेक्ट देखे, बाई का इफेक्ट देखे, और दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों का इफेक्ट नजर आएगा, राइट। लिखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल जेड ड्यू टू, यहाँ पे लिखेंगे y, जब y कांस्टेंट था, अब प्लस डेल जेड जब x को आपने कांस्टेंट माना, इक्वल टू क्या नजर आएगा, इक्वल टू नजर आएगा, बोलिए 2x y³ dx, अब प्लस x² dy। और इन दोनों को मिलाकर ये दो बार नहीं लिखना है, dz लिखना है, दोनों को रहेगा तो एक हो गया कंबाइंड इफेक्ट, राइट। तो इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल चेंज ऑफ z ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू बोथ चेंज ऑफ x एज वेल एज y। तो दिस इज नोन एज, यहाँ पे आप इसको, अब एक मिनट रखिएगा, इसको मैं सजा के लिख देता हूँ। अब देखिए फास्ट होने के लिए यहाँ तक बॉक्स में कीजिए। ये आपको एरर इन मेजरमेंट में काम आएगा स्टूडेंट। यूनिट डायमेंशन नाम सुने, एरर इन मेजरमेंट। यहाँ पे एरर इन मेजरमेंट में आप ऐसे देखते होंगे, डेल जेड बाई जेड इंटू 100 करते होंगे, राइट। तो यहाँ से ही समझ में आएगा। इसको यहाँ तक लिख लिए है।
इस टाइप का क्वेश्चन में यहाँ से ही बनेगा। जैसे एक फार्मूला है रेसिस्टेंस का, वायर का, आर इक्वल रो एल बाई है, तब पूछा जाता है कि लेंथ को इतना अमाउंट से अगर इंक्रीज कर देते हैं तो परसेंटेज चेंज ऑफ रेसिस्टेंस कितना होगा। तो उस टाइम पे बच्चा को पता ही नहीं चलता है कि डी आर बाई आर इंटू 100 करना है, और डी आर ही लेने नहीं आएगा तो फिर डी आर अगर नहीं लेने आता है, देयर इज व्हाट टेकिंग डिफरेंशियल, फिर आर से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो मैं एक काम अगर आज यहाँ पे सिखा रहा हूँ, इसमें 10 एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, तो बाकी जगह पे आपको फास्ट हो जाना है, क्योंकि बाकी जगह पे मैं रिमाइंडर ही दे दूँगा कि हाँ मैं आपको फर्स्ट क्लास में ऐसा सिखाया था, करेक्ट। तो यहाँ इस टाइप का सिस्टम जहाँ पे आता होगा ना, तो आप लोगों का कैसे हो गया, बट यहाँ पे फिजिक्स इसमें नहीं था, इसमें क्या था, मैथमेटिक्स का गेम था, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए और ऑब्जर्व कीजिए, तो मेरा एक मेन इक्वेशन क्या था, बोलना है एक्स स्क्वायर बाई क्यू। अब तब मैं बार बार कैसे बोलता रहूँगा, मैं स्टैंडर्ड में बोलता रहूँगा टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ डी लेने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे डी, तो यहाँ भी तो कंप्लीट डी, क्या किए, दोनों तरफ डी से मल्टीप्लाई किए, टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड, मतलब चेंज लेना चाह रहे हैं। डिफरेंशियल का मतलब वेरी वेरी स्मॉल चेंज का स्टैंडर्ड नाम होता है टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड, और कुछ नहीं है। बोलने में थोड़ा बढ़िया लगता है कि बोल रहे हैं बढ़िया, एक स्टैंडर्ड टर्म बोल रहे हैं, टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड है एक्चुअली वो क्या, वेरी स्मॉल चेंज ऑफ जेड, करेक्ट। इसलिए जब भी देखिएगा कि डी, तो पूरे पे डी है, पूरे पे। अब इसका करना क्या है, एकदम शॉर्टकट तरीका, पहले तो समझा दिए कि कहाँ से आया है। अब क्या करना है कि पहले x को डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, और उस टाइम पे y को कांस्टेंट मानना है, और जो डिफ्रेंशिएशन करके आएगा वो रहेगा 2x, और बाद में dx से मल्टीप्लाई कर देना है। किसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा 2x dx, और बाद में बाई क्यू रखना है, क्योंकि बाई क्यू तो आपने कांस्टेंट माना था। तो इसमें ए इफेक्ट किसका आ गया, ड्यू टू चेंज ऑफ x का। अब किसको डिफ्रेंशिएट करना है, अब एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट मानना है, और बाई क्यू को डिफ्रेंशिएट करना है बाई के रेस्पेक्ट में, बाई क्यू को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू वाई, और उसके बाद उसी को फिर डी वाई से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक्स स्क्वायर तो बाहर रह गया, बाई क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3y स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे करना है, यही तो था, बहुत टफ था, बच्चों का गेम था। इसी की वजह से हम लोग परेशानी में रहते हैं। समझ में आ गया ना क्या करना है। अब एक काम और काम कीजिए स्टूडेंट, इस इक्वेशन को ए मानिए और डीजेड जो मिला है उसको बी मानिए, और एक जादू देखिए, बी को ए से डिवाइड कीजिए। बी को ए से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करने के बाद क्या होगा, लिखो स्टूडेंट, आप जानते हो फिर भी लिखो, क्या जेईमेन के हैं या कोई बात नहीं, फिर भी लिखिए। कौन सा स्कूल से हैं, JNV रंगिया। कितना परसेंटाइल आया था, 60, ओके। फिजिक्स में मैं जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, ये इनिशियल बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट किया हूँ, बट पूरा ग्राफ प्लॉटिंग वगैरह, जैसे सपोज कीजिए कि मैं आपको बोल दिया, बोलिए ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट व्हाट, ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला, ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट व्हाट, देन हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हमको जानना पड़ेगा कि हाउ टू ड्रॉ द पैराबोला, व्हाट द स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला। तो जितना भी फिजिक्स, वो मेरे पास एक मोटा मोटी चार्ट बना हुआ है कि फिजिक्स में मैक्सिमम कहाँ तक मैथ यूज होता है दोनों वॉल्यूम में, तो वहाँ सारा मैथ में यहाँ पे कवर करूँगा, क्योंकि उसके बाद जो फिजिक्स का लेवल हम लोग बनेगा वो अलग लेवल पे जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर पाए यहाँ पे, तो डिवाइड कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, इधर क्या था, जेड था ना, तो डिजेड बाई जेड हो गया, और इधर क्या था 2x dx वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर dy, पूरे को डिवीजन करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर बाई क्यू से, क्या नजर आएगा,
कट कुट के बोलिए तो। अब इस टर्म को इसे डिवाइड करेंगे, इस टर्म को इसे डिवाइड करेंगे। 2x dx बाई क्यू बाई एक्स स्क्वायर बाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर dy बाई व्हाट, एक्स स्क्वायर बाई क्यू। यहाँ पे a कैंसिल हो गया, यहाँ पे a कैंसिल हो गया, बचा कितना स्टूडेंट, 2 dx बाई एक्स। यहाँ पे क्या बचेगा, यस dz बाई z, करेक्ट है। अब तक पूछेंगे dz बाई z इंटू 100 कर सकते हैं, तो dz बाई z इंटू 100 ये क्या हो गया, परसेंटेज चेंज ऑफ z, परसेंटेज चेंज ऑफ z। तो नहीं था कि परसेंटेज चेंज ऑफ z के लिए 2 dx बाई एक्स इंटू 100 और प्लस 3 dy बाई y इंटू 100। अब यहाँ देखिएगा राइट हैंड साइड का एक क्या हो गया स्टूडेंट, परसेंटेज चेंज ऑफ z। इसका शॉर्टकट बता दूंगा अभी क्या इसका ट्रिक है, बट ए ब्रैकेट क्या है, परसेंटेज चेंज ऑफ x, परसेंटेज चेंज बाई एक्स इंटू 100, और ए ब्रैकेट क्या है, लाभ हानि का प्रॉब्लम बनाए है ना, कि अगर 10 रुपये का पेन खरीदे आप 12 रुपये में बेच दिए तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना, नहीं भाई 2/10 इंटू 100 होता है। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन पर आए ना, 10 रुपये में खरीदे 12 रुपये में बेच दिए तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट इंटू 100। इन्वेस्टमेंट 10 का था और बचे कितना है 12 में, तो अब प्रॉफिट कितना हुआ 2 रुपीज़ का, तो 2 और बाई इनिशियल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू इंटू व्हाट 100। 5th या 6th क्लास में हम लोग कौन सा क्लास में था, लॉस प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन रहता था, ऐसे ही तो करते थे, वही तो काम कर रहे हैं। चेंज ऑफ z बाई z, चेंज ऑफ z बाई z इंटू 100, दिस इज कॉल्ड व्हाट, परसेंटेज चेंज ऑफ। ये ब्रैकेट क्या है, चेंज ऑफ x बाई x इंटू 100, ये क्या है, परसेंटेज चेंज ऑफ x। ये ब्रैकेट क्या है, y। लेकिन आगे में क्या लगा हुआ है स्टूडेंट, आगे में इसके आगे में क्या लगा हुआ है 2। आपको नहीं था कि एक 2 यहाँ पे आ गया है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या था 2x था ना, डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या था 2x, वही 2 तो वहाँ रह गया है। और यहाँ पे क्या है 3, डिफ्रेंशिएट करने के बाद 3y हो गया था, 3y स्क्वायर, वही 3 तो वहाँ रह गया है। ऐसा हम लोग पढ़ेंगे एरर इन मेजरमेंट में। एरर इन मेजरमेंट में ऐसे ही सिखाया जाता है, जो पावर रहता है उसको आगे कर देते हैं, करेक्ट है। बट लगता है कि एरर वो जो शॉर्टकट ट्रिक इंपॉर्टेंट था या ए ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था, दिस इज द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, लिख लीजिए। हो गया। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे रहेगा, देखिए कहाँ पे यूज आ जाएगा, इसलिए प्लीज़ बातों को सही से लीजिएगा। ऐसे दिया रहेगा, कोई वायर है, इसको लिखना नहीं है, और वायर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो LY है, लेंथ को 5% से इंक्रीज़ कर दिए और एरिया को 2% से इंक्रीज़ कर दिए, तो परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, एग्री। तो उस टाइम पे आपको काम में आ जाएगा एक कॉन्सेप्ट। अब इसी क्वेश्चन में जो इस सेम एग्जाम्पल से z इक्वल टू क्या था एक्स स्क्वायर बाई क्यू। अब मैंने इसी यहाँ सेम क्वेश्चन को यहाँ आगे बढ़ा देता हूँ, पहले से मैं इंफॉर्मेशन देता, परसेंटेज चेंज ऑफ x इक्वल टू 10%। x में हम लोग कितना इंक्रीज किए हैं, चेंज किया है 10% का। अब परसेंटेज चेंज ऑफ y 5%, देन परसेंटेज z चेंज ऑफ z क्या होगा, तो परसेंटेज चेंज ऑफ z के लिए यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, 2 इंटू ए वैल्यू कितना है, ब्रैकेट कितना है 10%, 2 इंटू 10 करेंगे ना, 2 इंटू 10, इसका कितना था, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 5, कितना हो जाएगा
35%। कितना परसेंट? यस, ऐसे करना था, लिख लीजिए स्टूडेंट। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा। ओके, यहाँ तक हो गया। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मुझे डिफरेंशियल ऑफ W चाहिए। कैसे कीजिएगा स्टूडेंट? अब 3 वेरिएबल है, एक एक करके। यस, पहले एक को डिफरेंशियल लेंगे और 2 को कांस्टेंट मानेंगे। तो इसको क्या करना है बोले तो? डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, और किसको कांस्टेंट मानते हुए? y और z को। तो क्या हो जाएगा? 3x², और क्या करना रहता है? dx, और लिखना क्या है? y² z4। अब उसके बाद इसको कांस्टेंट मानेंगे, अब बीच वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन उसी के रेस्पेक्ट में। बाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे बाई के रेस्पेक्ट में, राइट? तब क्या लिखेंगे? x³ 2y dy और z के पावर a हो गया। अब इन दोनों कांस्टेंट मानेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? x³ y² 4z³ dz। इतना आसान था, ये लगता था टफ था। लिखो भाई। इतना टफ एक्चुअली फिजिक्स में यूज भी नहीं होता है। फिजिक्स में क्या यूज होता है यहाँ देखना है। z = x/, मोटा मोटी इस लेवल तक। इसका डिफरेंशियल नहीं ले सकते हैं? बोलो dz की इक्वल कितना होगा? इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, कितना? 1। x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में कितना रहेगा? 1। और मल्टीप्लाई किससे करना है? तो क्या लिखेंगे? dx/y, बाद में सजा कर लिख लेंगे। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? dy। तो क्या लिखिएगा? x dy। इसी को सजाकर थोड़ा बढ़िया दिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, बाई dx और x dy। इतना आसान था। अब देखिए, इसका मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ PV = NRT में। PV = वहाँ बच्चा को पजल होते रहता है कि हो क्या रहा है। इस यहाँ पे PV = NRT में कौन सा इक्वेशन है? बोले आइडियल गैस इक्वेशन, राइट? ये तो ब्रह्मास्त्र है। इस 5-6 चैप्टर को संभालता है अकेले इक्वेशन, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, राइट? इस 5 में से एक कांस्टेंट है। 1 2 3 4 5 5 टर्म है, एक ही तो कांस्टेंट है। बाकी 4 तो मैक्सिमम कितना वेरिएबल इसमें हो सकता है? 4। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कौन वेरी कर रहा है, कौन कांस्टेंट है। और तब मैं बोलूँगा टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड। टेकिंग डिफरेंशियल, तो d इधर भी लगाना है और d इधर भी लगाना है। इसमें तो दोनों वेरिएबल हो सकता है स्टूडेंट, करेक्ट? इसमें a और a वेरिएबल हो सकता है, बट a तो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट वाले को बाहर निकाल लेते हैं। dPV और
एन टी इसको अंदर रखते हैं, आर को बाहर कर दिए क्योंकि वो कांस्टेंट था। अब बोलिए इसका डिफरेंशियल लेने के लिए नहीं लगता जस्ट लाइक डी एक्स वाई हो गया। यहाँ पे अगर यहाँ पे डी जेड करते तो क्या लिखते हैं डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन कैसे किए थे, डिफरेंशियल पहले एक्स को डिफ्रेंशिएट किए थे और डी एक्स से मल्टीप्लाई किए थे। वैसे डी पी भी वो कैसे करेंगे, पी को डिफ्रेंशिएट करेंगे पी के रेस्पेक्ट में, पी को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 आ जाएगा और डी पी से मल्टीप्लाई कर देंगे और उस टाइम पे भी को क्या मानेंगे कांस्टेंट। तो एक टर्म पहले लिख लेते हैं डी पी इंटू वाट भी, करेक्ट। फिर क्या करेंगे भी को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, भी के रेस्पेक्ट में, वही तो करते हैं। उस टाइम पे पी को क्या मानेंगे कांस्टेंट, क्या मिलेगा 1 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे डी भी, क्या हो जाएगा इसी को सजा कर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा डी भी डी पी प्लस पी डी भी, एग्री। अब राइट हैंड साइड में बोलो भाई यहाँ पे कितना वेरिएबल है, 2 हो सकता है। तो एन को डिफ्रेंशिएट करेंगे एन के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और डी एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो लुक्स लाइक डी एन टी डी एन, क्या लिखेंगे उस टाइम पे टी डी एन लिख रहे हैं तो इसका मतलब समझ में आ गया कि एन को डिफ्रेंशिएट किए एन के रेस्पेक्ट में 1 और डी एन से मल्टीप्लाई कर दिए, टी को कांस्टेंट माने तो लिखेंगे टी डी एन। अब क्या करना है जरा बताइए, टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में कितना मिलेगा 1 और मल्टीप्लाई किसे करना है डी टी, तो लिखेंगे क्या एन डी टी। इसी को बाद में थोड़ा बढ़िया लगने के लिए सजा कर लिख लेंगे। सजा कैसे लिख लेंगे पी डी भी प्लस भी डी पी इक्वल टू व्हाट डी एन आर टी अब प्लस एन आर। तो लिखने का थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे जिस फॉर्मेट में हम लोग को रटे हुए हैं। यकीन मानिए ये सच में बहुत टफ, ये टफ था या ये वाला ज़्यादा टफ था, ये ज़्यादा टफ था, ये तो बहुत आसान था, इसका पावर सबका 1 था। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ देखो भाई इसका फ़ायदा ये होगा कि मान लेते हैं कि आपको मैं गैसेस स्टेट या थर्मोडायनेमिक्स या केटीजे या फिजिक्स का जो भी टॉपिक पढ़ाते रहूँगा, ध्यान सुनिएगा, और उसमें मैं बोलूँगा कि प्रेशर और मोल कांस्टेंट है। क्या है प्रेशर और मोल कांस्टेंट है और किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का चेंज क्या होता है 0। तो प्रेशर और मोल कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर कांस्टेंट की वजह से ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि डीपी 0 हो जाएगा और मोल कांस्टेंट होने की वजह से ये टर्म 0 हो जाएगा। तो लुक्स लाइक व्हाट पी डी इक्वल टू व्हाट एन आर डी टी, करेक्ट है। तो वो डी एन मैंने क्या, हाँ मैंने क्या बोला अभी कि P और N दोनों को अगर कांस्टेंट मान लें, क्या मान लें मतलब, और इसको ऐसे मैं टर्म बोलते रहूँगा कैसे, तो मेरी मर्जी है ना कि कंडीशन में क्या लेता हूँ फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ। आप एक लॉ जानते हैं जिसका नाम है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है पढ़िए, चार्ल्स लॉ है एट कांस्टेंट फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी, वॉल्यूम डायरेक्टली इक्वल टू व्हाट टी, यही तो है चार्ल्स लॉ, करेक्ट है। तो आप मैंने क्या बोला एट कांस्टेंट प्रेशर, करेक्ट, पहला टर्म बोला, और क्या बोला फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस। तो फिक्स्ड अमाउंट का मतलब क्या एन कांस्टेंट, फिक्स्ड अमाउंट का मतलब क्या क्वांटिटी कांस्टेंट, और क्वांटिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है एन कांस्टेंट, करेक्ट है। तो मान लेते हैं कि मैंने बोल दिया कि मेरे पास एन कोई गैस है जिसका मोल कांस्टेंट है और प्रोसेस आइसोबेरिक है। आइसोबेरिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तो दो ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया। प्रेशर कांस्टेंट, ये तो पता है ना किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का अगर x इक्वल टू 2 लिख दिए तो x का वैल्यू वेरिएबल है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अब तब आपसे पूछेंगे बोलो स्टूडेंट डेल्टा x कितना, तो क्या बोलेगा 0, 2 - 2 फाइनल भी 2 इनिशियल भी 2। बोलेंगे dx कितना, तो सर चाहे डेल्टा x लीजिए या dx लीजिए ऑलवेज क्या मिलेगा, किसी भी क्वांटिटी का कांस्टेंट क्वांटिटी का चेंज क्या होता है 0 होता है, करेक्ट है। देखिए आप लोग से मैं 2% एक्सपेक्टेशन रखूँगा कि आप थोड़ा बहुत जानते हैं चेंज क्या होता है, छोटा चेंज क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, मतलब मैं पढ़ाऊँगा सब कुछ
बट थोड़ा बहुत मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा है। आप 10th क्लास के बच्चे हो नहीं तो इतना तो बोल ही सकते हो। तो अगर इस कंडीशन के लिए अगर बात करेंगे, मैं ये बता रहा हूँ कि इससे क्या क्या लाभ ले सकते हैं, एडवांटेज। अरे एक कंडीशन बोल दिया तो इस कंडीशन की वजह से क्या ए टर्म जीरो हो जाएगा, और ए टर्म जीरो हो जाएगा तो क्या पूरा टर्म जीरो कर देगा। किसी भी क्वांटिटी को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं जीरो, और इसको कांस्टेंट होने की वजह से कौन सा टर्म जीरो हो जाएगा, डीएन, और डीएन जीरो होने से पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो दिखेगा तो सिर्फ लेफ्ट में ए दिखेगा, राइट में ए दिखेगा। तो क्या लिखेंगे, पी डी वी इक्वल टू एन आर डी टी। करेक्ट, ये मैं बोल रहा था। बट अब मैं भी अभी कोई कंडीशन ले नहीं रहा हूँ, मैंने जस्ट आपको समझाया कि एप्लीकेशन समझाया कि जो सीख रहे हो कहाँ पे यूज होगा। तो पहले तो बहुत सो मेनी टाइम्स यहाँ पे ही यूज होते रहेगा, पी वी इक्वल टू व्हाट, एन आर टी में। करेक्ट है। और दूसरा यूज क्या होगा, एरर इन मेजरमेंट में क्या होगा, और तीसरा यूज होगा परसेंटेज चेंज में। कोई भी फार्मूला ऐसे दिया रहेगा, कोई कैपेसिटर है, कैपेसिटर का फार्मूला क्या होता है, पहले प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला है एप्सिलॉन नॉट डी वाई ए, सॉरी ए वाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए वाई। तो वहाँ पे भी हम लोग यूज करते रहेंगे। तो जो भी फार्मूला बनता है या ऐसे होता रहेगा, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हीट जनरेटेड इन रेसिस्टर। तब बोला जाएगा करंट को इतना % चेंज कर दिए, रेसिस्टेंस को इतना % चेंज कर दिए। करेक्ट है। तब यहाँ पे हीट जनरेशन का परसेंटेज क्या रहेगा, प्रीवियस के रिस्पेक्ट में। करेक्ट, मतलब कहने का सेंस है कि सर कहीं भी आएगा तो बन जाएगा। अब मतलब करना यह है कि कोई भी एक क्वांटिटी या रेसिस्टेंस ही है तो डी आर बाई आर इंटू 100 ही तो करना है। तो उसके लिए पहले डी आर निकालना है, और डी आर निकालने का मतलब क्या, डिफरेंशियल लेना। क्या लेना, और डिफरेंशियल लेना तो अभी सीख रहे हैं। डिफरेंशियल का मतलब क्या, बहुत छोटा चेंज लेना। अब यहाँ देखिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, z इक्वल टू, इसी एग्जाम्पल को फिर से अगेन जल्दी से बोलिएगा, थोड़ा फास्ट। डिजिट के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ट्वाइस एक्स डी एक्स, और क्या लिखेंगे वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर। देखो भाई, बट इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज छोटा चेंज का ही रिक्वायरमेंट होगा, बड़ा चेंज भी तो रिक्वायरमेंट हो सकता है। जैसे मैं आगे जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते रहूँगा तो ऐसे लिखूँगा एक इक्वेशन, एच है इंथाल्पी, हम सुने चेंज ऑफ इंथाल्पी डेल्टा एच। मैं क्या लिखते रहूँगा, एच इक्वल टू होता है इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी, इंटरनल एनर्जी प्लस, तब ये बोलते रहेंगे टेकिंग चेंज बोथ साइड, टेकिंग चेंज। तो यहाँ पे क्या लगाए हैं, डेल्टा। लेफ्ट में लगाया आपने डेल्टा, तो राइट में, तो राइट में किस में डेल्टा, पूरे में। आप ऐसा सा टर्म सुनते हैं ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लेफ्ट में लॉग ले रहे थे, राइट में भी सारे टर्म में लॉग लेना है। वैसे ही राइट में टर्म, दो टर्म था। करेक्ट। अब कोई भी दो फंक्शन अगर प्लस के साथ एडेड है तो आप ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो, तो इसका अलग और इसका अलग। करेक्ट है। तो इस अगर डेल्टा लेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट चेंज, और डी लेंगे तो क्या बोलेंगे, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। करेक्ट है। तो मान लेते हैं कि ये तो मुझे मिल गया, बट मुझे डी जेड नहीं चाहिए था भाई, मुझे चाहिए था डेल्टा जेड, चेंज ऑफ जेड। ये जो क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल ऑफ जेड। ये जो क्या पढ़ेंगे, चेंज ऑफ जेड। आप लोग बस मैथ में इंटरेस्ट ले लो, फिजिक्स मैं संभाल दूंगा 200%। मैथ में हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि आप लोग ऑलवेज तो फिजिक्स टफ है, आपने ऑब्जर्व नहीं किया, मैथ्स खराब था, ग्राफ ही ड्रॉ नहीं करना आता भाई, कैसे फिजिक्स में एक्सेलरेट कर पाओगे। बहुत सारा क्वेश्चन ग्राफिकल रहता है। मैं कितना भी बोलते रह जाऊंगा कि देखो भाई एक्स वर्सेस टी का एक ग्राफ है, इसका स्लोप वी एक्स देता है, क्या देता है, वी एक्स, और एक ग्राफ बता रहा है कि स्पीड बढ़ते जा रहा है। क्या बढ़ता रहा है, पता ही नहीं चलेगा स्पीड कैसे बढ़ रहा है। करेक्ट है। ये टर्म क्या हो गया था, मैथमेटिक्स का, किसका हो गया था, छोटा सा मैथमेटिक्स का, उतना से ज़्यादा आप जानते हो उसको। वहाँ पे एक होता है ना, एक टर्म होता है, कैसे आज के डेट में एक ट्रेंड है कि वेस्टर्न और इंडियन म्यूजिक को फ्यूजन, मिक्स, वही मिक्स करना है मैथ को किसके साथ, फिजिक्स के साथ, बस उतना करना है। अब वो मिक्स करना है जो बहुत थोड़ा है। मतलब 10 क्लास अगर मैं मैथ पढ़ा दूंगा तो 10 क्लास ही आपके लिए ओवरफ्लो हो जाएगा।
तो मच 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 मोर हो जाएगा फिजिक्स के लिए। उतना यूज ही नहीं करता हूँ जितना मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ओनली कितना दिन, जिसके लिए आप 2 साल झेले हो वो 10 दिन का गेम था, ओनली 10 डेज। अरे मैं 11th क्लास में फर्स्ट वेक्टर के बाद मैथ ही पढ़ाता हूँ। जो मेरा 11th क्लास का इवनिंग का बैच रहता है उसमें पहले मैं मैथ पढ़ाता हूँ, और मैथ कम से कम तो 12-13 क्लास पढ़ाता हूँ, 15 क्लास। जब वो मैथ में बहुत बढ़िया सॉलिड फाउंडेशन बन जाता है तब स्टार्ट करता हूँ रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स। तो उसमें रिग्रेस मैथ यूज होता है, लेकिन वहाँ पे जो यूज होता है उससे ज़्यादा मैं मैथ में काम कर चुका होता हूँ, तो लोग को आसान लगने लगता है। तो देखिए, अगर डी जेड की जगह पे डेल्टा जेड रहेगा तो कुछ नहीं करना है, डिट्टो यही लिख दीजिएगा। बस जहाँ जहाँ पे डी एक्स है उसको डेल्टा एक्स कर दीजिएगा। क्या कर देना है, तो 2x डेल्टा एक्स बाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 3y² डेल्टा वाई। तो आज के बाद अगर इसको बोलेंगे टेकिंग चेंज ऑफ जेड, तो माइंड में चलेगा डिफ्रेंसिएशन। माइंड में क्या चलेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में 2x, और dx के बदले डेल्टा एक्स लिख देना है बस। इसके बदले क्या लिख देना है, डेल्टा एक्स। dy की जगह पे क्या लिख देना है, बाकी डिट्टो 100% सेम रहेगा। सही है। तो क्या आज के बाद इस टाइप का इक्वेशन में 2 जगह पे मैं बार बार फ्रीक्वेंट यूज करता हूँ, टेकिंग चेंज एंड टेकिंग डिफरेंशियल। क्या दोनों काम हो पाएगा? वेरिएबल अगर 2 या 2 से ज़्यादा रहेगा तो क्या करना है, 1/1 डिफ्रेंशिएट करना है, अब बाकी को कांस्टेंट मानते हुए। करेक्ट है। और डेल्टा जेड बाई जेड, इसको क्या पढ़िएगा, पढ़ेंगे क्या, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज ऑफ जेड। पढ़िए, पढ़ना तो सीखना पड़ेगा। फ्रैक्शनल चेंज ऑफ, जब तक आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तब तक वो परसेंटेज नहीं कहलाएगा, तब तक क्या कहलाएगा। आइए, आप जानते हो भाई डेल्टा एल बाई एल, राइट, ये क्या था, या स्ट्रेन था, क्या था, स्ट्रेन। ये हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन का बात कर रहे हैं। तो एक है क्या, फ्रैक्शनल चेंज ऑफ लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज ऑफ, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या पढ़िएगा, परसेंटेज चेंज ऑफ लेंथ। दोनों में डिफरेंस है, राइट। दैट्स वाई यहाँ देखो भाई, इसको क्या पढ़िएगा, के। मान लेते हैं कि कल के डेट में के है केमिकल काइनेटिक्स का रेट कांस्टेंट, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का, तो वहाँ तो बोल सकते हैं ना फ्रैक्शनल चेंज ऑफ के, चेंज ऑफ के। तो अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो इसको पढ़ेंगे फ्रैक्शनल चेंज ऑफ जेड। लिख लीजिए, इसको पढ़ते हैं फ्रैक्शनल चेंज ऑफ जेड। और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पढ़ेंगे परसेंटेज चेंज ऑफ जेड। ये लिख लीजिएगा स्टूडेंट, लिखो भाई, हो गया। ये कोई डेमो क्लास नहीं है स्टूडेंट, बेसिक मैथ का क्लास है। आप इसको हर एक बात को लिखो, बाद में इसी के लिए आप प्रॉब्लम में फिजिक्स में पढ़ते रहोगे। इससे पहले कहीं पे क्लास किए हैं फिजिक्स वगैरह का? नहीं किए हैं। JNV रंगे में सिर्फ थे। तो फिजिक्स में कौन सा बुक फॉलो किए हैं IIT के लिए, JEE मेन के लिए? कुछ नहीं किए थे। तो देखिए, मेरे पढ़ाने का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं खुद एक IITian हूँ, IIT गुवाहाटी का प्रोडक्ट हूँ। तो जहाँ जो चाहिए JEE मेन के लिए वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। बट जैसे बोलता हूँ, सबसे पहले सिस्टम पे आप ट्रस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन आके आपके कॉन्फिडेंस की, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, फर्स्ट क्लास है ना, कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं। और जो बोलूँगा उतना पढ़ाया जाएगा। मतलब अगर बोला जाएगा कि बैच में इस तरीके से बैच चलेगा, मतलब वैसे ही चलेगा। रिग्रेस टेस्ट होगा, हर एक चीज़ होगा। हाँ, रिजल्ट होना ना होना ये आपका मेहनत पर डिपेंड करता है, बट मैं अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मतलब अपने आप को बैच में डाल देता हूँ। क्रैश कोर्स में उतना टाइम नहीं मिलता है स्टूडेंट, मेरा मजबूरी है।
बट मेरा पढ़ाने का तरीका रेगुलर बैच में इंटायरली डिफरेंट है। बहुत डेप्थ में पढ़ाता हूँ और क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। अगर आप थोड़ा भी मेहनत करना सीख लोगे। करंट में होता है कि बोर्ड के टाइम पे बहुत प्रेशर रहता है बोर्ड का, राइट, तो चीज़ें संभल नहीं पाता है। मुझसे भी नहीं संभल पाया था फर्स्ट टाइम में, बट ड्रॉप दिया तो बहुत अच्छा। आई क्रैक IIT विद वेरी गुड रैंक। तो टैलेंट था, बस बैरियर में पहुंचा हुआ था, थोड़ा एक्टिवेशन ये और चाहिए था। तो ये तो ना थ्रेशोल्ड तक पहुँचे हुए हैं, थोड़ा सा नीचे रह गए हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए। तो उस टाइम पे आप एक मन से लगिए और सबसे पहले आप खुद पे ट्रस्ट कीजिए और उसके बाद दूसरा ट्रस्ट कीजिए सिस्टम पे जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं। मैं कोटा नहीं गया था, मैं जो टीचर से पढ़ा और बहुत इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ा था, तो उन पर मेरा ब्लाइंडली फेथ था। आज तक मैं उनको गॉडफादर बोलता हूँ। तो एक बार ट्रस्ट रहता, अगर ट्रस्ट नहीं रहेगा ना तो क्या होगा, मन में एक उधेड़-बुन चलता रहेगा, धर्म संकट, पता नहीं क्या होगा। बट एक बार आप क्लास 10 दिन ऐसे क्लास करके देखो, आपका तैयारी का तरीका ही चेंज कर दूंगा। ऐसे तैयारी होता है इंट्रेंस का। बट स्टार्टिंग एकदम जीरो लेवल से ही करूँगा, जो आप जानते हो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। बट यकीन मानो, जैसे रेजुलेंस में भी एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया था, बट नेक्स्ट 2-3 क्लास के बाद ही पता चल गया अच्छा ये तो अलग जा रहा है लेवल पे। तो वैसे ही हो जाएगा, जहाँ से स्टार्ट करेंगे एकदम ABCD 10 मिनट तक लगता रहेगा, आप जानोगे। नेक्स्ट क्लास में तो लगेगा नहीं अब अलग चीज़ चल रहा है। इसलिए बहुत एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ कर जितना मुझे रिक्वायरमेंट पढ़ा रहा हूँ उसको लिखना है। ये ऑफिशियल बैच स्टार्ट हुआ ही नहीं है, मतलब मैं खाली 2-3 बच्चों के इन लोगों के लिए मैं बोला था, पर मैं फिर मैसेज ग्रुप में क्यों डाला कि जब मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो बाकी लोग भी जो यहाँ पे आ सकते हैं, जिनका फ़ायदा ले सकते हैं। मैथ अगर अच्छा हो जाएगा तो बड़े बेटर रहेगा। तो यहाँ तक समझ में आ जाएगा। अब लिखिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जितना फार्मूला मुझे फिजिक्स में चाहिए वो सब यहाँ पे होगा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा स्टूडेंट बताइए तो साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 30 क्या होता है? 1/2। साइन 45 क्या होता है? 1/, वेरी गुड। साइन 60 क्या होता है? √3/2। साइन 90 क्या होता है? 1। एग्री? साइन 75 क्या होता है? मतलब प्रॉब्लम है। साइन 120 क्या होता है? थोड़ा प्रॉब्लम है, करेक्ट है ना? प्रॉब्लम थोड़ा जानते हैं, लेकिन थोड़ा तो प्रॉब्लम है। मतलब आप एक स्टैंडर्ड ये सब एंगल जानते हो। मतलब कहने का सेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब डिग्री का साइन का वैल्यू पूछें बता देंगे, करेक्ट है। अगर थीटा ए रहेगा, कॉस का वैल्यू पूछेंगे बता देंगे, इवन टेन का वैल्यू पूछेंगे बता देंगे। बट इससे आगे या पीछे इस टाइप का सिचुएशन रहेगा तो हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम है। चलिए यहाँ देखिए, आज इसी पे प्रैक्टिस ही करना है, क्योंकि तो वेक्टर में सब आते रहेगा और ख़ास करके वेक्टर और रेस्ट मोशन में बहुत बार आते रहेगा। पूरे फिजिक्स में आते रहेगा। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पढ़ रहे हो, करेक्ट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक तो पढ़ा है ना? E = -2I और -2J है, करेक्ट? तो इसका x कंपोनेंट क्या है? -2। y कंपोनेंट क्या है? -2। मैं जैसे ऐसे ही चेक कर रहा हूँ, ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। और तब पूछा कि ए वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है? कौन सा क्वाड्रेंट में है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट निगेटिव होता है। कौन सा कंपोनेंट? बट सिर्फ ए बोल देना कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में तो बहुत सारा डायरेक्शन हो सकता है, एंगल का वेरिएशन, इनफाइनाइट सिचुएशन, राइट? तब सही से बताने के लिए थर्ड क्वाड्रेंट के साथ एंगल फिक्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं, tan θ = व्हाट? EY/EX। EY/Y। तो ये बात इलेक्ट्रोस्टैटिक का हो रहा है या वेक्टर का हो रहा है? वेक्टर का। और EY/EX कितना? -2 -2 = व्हाट? +1। देन θ = tan θ = 1, देन θ = कितना? कितना बोलिए, जो भी जानते हैं, गलत है सही।
मैं पहले ही मान लिया हूँ कि मैथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आंसर देता है 45 डिग्री, क्या आता है। और यहाँ पे इस फार्मूला में जो थीटा रहता है उसका लेने का अलग तरीका होता है। वो थीटा मेजर करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मूविंग एंटी क्लॉकवाइज अप टू और गिवन वेक्टर, जो वेक्टर है वहाँ तक जाते हैं। तो tan 45 का वैल्यू भी 1 होता है, tan 225 का वैल्यू भी 1 होता है। और यहाँ आंसर रहेगा 225 बजा, हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा वेक्टर था, फर्स्ट में था या थर्ड में था। 45 बोलने का मतलब मेरा वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, बट मेरा वेक्टर किस क्वाड्रेंट का था। तो ये सब बातें फिजिक्स के वजह से ऐसा नहीं हो रहा था, वजह क्या था, मैथ। तो आप बातों को समझो, मेन प्रोग्रामिंग ही कर रहे हैं, इसलिए पहले मैथ का बात अगर समझ में आएगा तो इन सब पॉइंट पे मैं फास्ट हो जाऊंगा। और मैथ अच्छा नहीं रहेगा तो बार बार मुझे रुकना पड़ेगा, करेक्ट है। चलिए स्टूडेंट, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, एकदम बेसिक, बोलो इतना तो जानते हो। कॉस थीटा, आज बाद रटना है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, लिखना है, लिखिए। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, करेक्ट। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है। और सारा फार्मूला को 5 बार घर पे जाके लिखना है, एकदम यहाँ पे रहना चाहिए पूरे 1 साल के लिए। मतलब आज टाइम दे रहे हैं बट इसको घर पे जाके लिखना है, मतलब बिल्कुल नींद में भी कोई पूछे तो बता देना है, ऐसा फास्ट होना रहना है। साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, करेक्ट है। साइन 360 प्लस थीटा होता है साइन थीटा। साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। इसको बढ़िया से लिखिए। एक आप लोग को रूल रटवाया गया होगा जिसमें क्वाड्रेंट में साइन और कॉस का साइन चेक करने के लिए, एक रूल का नाम क्या था, बोले तो जोर से, एस, उसका फुल फॉर्म, ए के लिए ओके ओके, एस टी से, ऐसा कुछ रूल था। उसी रूल को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ। एंगल यहाँ से मेजर कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा एंगल का वेरिएशन क्या रहेगा, 0 से 90। मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल का वेरिएशन रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल का वेरिएशन रहेगा 0 से 90 के बीच में, करेक्ट है ना। और सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा एंगल का वेरिएशन क्या रहेगा 90 से 180। सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, एंगल यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, मेरा रेफरेंस लाइन है। यहाँ पे इस लाइन पे हम लोग थीटा को क्या माने हुए हैं, 0 0 यहाँ लेते हुए बोलना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल कहाँ से कहाँ रहेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए 90 से 180, बोलिए यस। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 180 से 270, 180 से, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एंगल रहेगा 180 से 270। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या रहेगा 270 से 360, ये लिखिए। और यहाँ देखना है स्टूडेंट, कुछ देर के लिए आप यहाँ जितना भी थीटा है उन सारे थीटा को फॉर ए मोमेंट, कुछ पल के लिए आप एक्यूट एंगल मानो। क्या मानना है, करेक्ट है।
तो साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 कितना हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। तो 0 से 90 के बीच में साइन का साइन तो पॉजिटिव, साइन ऑफ साइन क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा ना। कहाँ से कहाँ के बीच में 0 से 90 के बीच में। अब यहाँ देखिए इस फार्मूला में यहाँ गौर कीजिए तो 90 में कुछ आप प्लस किए हो या माइनस किए हो, बोले माइनस किए हैं सर, माइनस। तो 90 में माइनस किए हो तो 90 से कम रहेगा, मतलब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ, बोले यस। तो वैल्यू क्या है पॉजिटिव ही तो है, क्या है वजह कॉस का वैल्यू भी पॉजिटिव रहता है 0 से 90 के बीच में, क्या रहता है पॉजिटिव। यहाँ पे 90 में क्या किए हो माइनस किए हो या प्लस किए हो, और थीटा को मैं क्या बोला हूँ कि एक्यूट एंगल मानिए, मतलब वैल्यू 90 से छोटा। तो 90 में कुछ प्लस किए हो तो आप किस क्वाड्रेंट में चले गए हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे क्या आया है प्लस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ थीटा तो एक्यूट ही है तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन का साइन क्या रहेगा पॉजिटिव। मैं ASTC ही पढ़ा रहा हूँ। यहाँ देखिए इसमें क्या है 180 माइनस थीटा, 180 में प्लस किया हो या माइनस किया हो, माइनस किया हो। कितना माइनस किया हो भाई एक्यूट एंगल। तो इसका मतलब आप किस क्वाड्रेंट में हो, सेकेंड में ही है सर, किस में है, तो वैल्यू क्या है पॉजिटिव ही है। मैं न्यूमेरिकल वैल्यू अलग रहेगा बट साइन तो पॉजिटिव रहेगा, साइन क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। इसमें क्या किए हो और 180 में प्लस किए हो, थोड़ा एंगल प्लस किए हो, तो किस क्वाड्रेंट में आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आगे में क्या है माइनस, और ब्रैकेट में ये तो एक्यूट एंगल रहेगा तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या रहेगा निगेटिव, क्या रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें क्या किए हो, किसमें 360 में। तो 360 में प्लस कीजिएगा तो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट, वापस फोर्थ क्वाड्रेंट किस में आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आना चाहिए था पॉजिटिव। इसमें क्या किए हो माइनस, तो माइनस करने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में है, इसमें फोर्थ में भाई। 360 में थोड़ा माइनस किए हैं, 270 में नहीं। किसमें माइनस कर रहा है 270 वाला तो मैं फार्मूला दिया ही नहीं क्योंकि लेंदी दिखेगा। जो सिमेट्रिकल जिसको रट सकते हैं वही दिए हैं, इसको घर पे जाके 5 बार लिख लीजिएगा, ये आपको याद है, बचपन से सबको याद रहता है, यहाँ से सब रटना है, करेक्ट है। तो 360 माइनस थीटा मतलब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आया है माइनस साइन थीटा, तो इसका मतलब माइनस का मतलब साइन क्या रहेगा निगेटिव रहेगा। ये लिखो स्टूडेंट, करेक्ट है। देखिए तो मैंने क्या लिखा, ग्राफ ऑफ साइन थीटा वर्सेस थीटा, और मेरा इंटरेस्ट सिर्फ अभी 360 से 0 से 360 के बीच में ही है। आगे और पीछे बाद में बढ़ाएंगे, बट अभी के लिए सिर्फ 0 से 360 के बीच में। ये ग्राफ सबको पता होगा, पता है, यह है साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ। और स्टूडेंट यहाँ पे होता है 0 डिग्री, कितना होता है, यहाँ पे कितना होता है 180 डिग्री, और यहाँ पे होता है 360। बातों को समझो भाई, करेक्ट है। और इसके बीचों बीच क्या रहता है 90, और इसके बीचों बीच क्या रहेगा 270। बोलिए ये पूरा एरिया किस क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से 90 कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और 90 से 180 कितना, कौन सा, और 180 से 270 कितना, थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 से 360 कितना, फोर्थ क्वाड्रेंट, करेक्ट। और इतना तो सबको पता होगा कि कोई भी एक ग्राफ है, यहाँ देखो भाई, मान लेते हैं कि मेरा ग्राफ है y वर्सेस x का, किसका, तो जो भी ग्राफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, ग्राफ का पार्ट जो पार्ट हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आता है उसका वर्टिकल एक्सिस का वैल्यू पॉजिटिव रहता है। मैं बोलूँगा y का वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे रहेगा
यहाँ ये पूरा ग्राफ में बाई का वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब बाई का वैल्यू निगेटिव कहाँ पे मिलेगा, नीचे। तो इसको बाकी जगह तो यूज कर सकते हैं। तो आज के बाद किसी भी ग्राफ का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव वैल्यू देता है। किसका वैल्यू पॉजिटिव देता है, वर्टिकल एक्सिस का वैल्यू। वर्टिकल एक्सिस में कौन है, साइन थीटा है। एग्री। इस ग्राफ को ज़्यादा याद रखिएगा, वहाँ भूल भी जाएंगे तो ग्राफ को याद रखना है। करेक्ट है। तो अब बोलो भाई, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर कौन कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट और सेकेंड। तो यहाँ पे साइन क्या रहेगा, साइन का प्लस प्लस, वहाँ भी तो वही दिख रहा है। और कौन सा पार्ट नीचे है, थर्ड एंड। तो यहाँ पे साइन क्या रहेगा इसका, निगेटिव निगेटिव। करेक्ट। बोर्ड का रिजल्ट तो पूछा ही नहीं, कैसा रहा बोर्ड का रिजल्ट, 80+ है, कितना कितना परसेंट, काफ़ी है, अच्छा। देखिए एकदम हमारा रिक्वायरमेंट था नीट करना, 82% खराब मार्क्स नहीं है। आपका स्टूडेंट सेवा 83 वेरी गुड 83। नहीं कोई बात नहीं है। देखिए परसेंटेज का मतलब उसको तो मैं ग्रुप में शेयर भी नहीं किया हूँ। जैसे मेरे बहुत सारे एक दो स्टूडेंट का केमिस्ट्री में 100 में 99 भी आया है। अब देखिए एक होता है दुनिया में आता ही है पढ़ने के लिए, लेकिन वो डे 1 से तैयारी किया भाई। 10th के बाद वो बैच का 10th के बाद कोरोना में मैं क्लास 2 साल हो गया ना, मतलब घर से पढ़ाना स्टार्ट किया था। उस बैच का मैं बात कर रहा हूँ जो 10 से 11 में मेरे साल 2 साल रहा है और रिगरस क्लास किया है। मतलब उनका एक टाइम पे ऐसा था कि वीक में 5-5 क्लास लेते थे। केमिस्ट्री का 5 क्लास चल रहा है, तो उस बैच का मैं बात कर रहा हूँ। प्लस देखिए बोर्ड का परसेंटेज ठीक है मैटर करता है, बट 80+ रिस्पेक्टेड परसेंटेज है स्टूडेंट। और 80 क्या मतलब मेरा टारगेट है कि सेवा बोर्ड में अगर 75 भी आता है तब भी आप खुश रहो। टारगेट क्या है, 58% नीट में चाहिए, एकदम पॉइंट क्लियर रखिए। मतलब मेरा था 78% 12th बोर्ड में, कितना तो, और टॉपर का था 81%, जो पूरे बिहार स्टेट का टॉपर था, समथिंग कुछ ऐसा है। तो बिहार बोर्ड का 75% और सीबीएसई का 95% ऐसे इक्विवेलेंट माना जाता है। मतलब अभी तो स्टेट बोर्ड में भी एनसीईआरटी चलने लगा है ना, इसलिए। बट वो था कि उस टाइम पे कोई बैरियर नहीं था कि कितना परसेंटेज चाहिए आईआईटी एडमिशन, आईआईटी में एंट्रेंस के लिए। कॉलेज में आ रहे हैं तो उस टाइम पे मेरे माइंड में चलता था कि सेकंड डिवीजन भी आ जाएगा लेकिन आईआईटी हो जाए। बट मेरा पूरा इंक्लाइनेशन था आईआईटी की तरफ। लेकिन आप आईआईटी के लेवल का तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड का फिजिक्स तो 2-2 मीटर से बना के आओगे, तो ऐसे जान के थोड़े रुके रहोगे कि नहीं नहीं आता है नहीं लिखेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो आप तैयारी एकदम क्लियर कट माइंड था। और वहाँ पे एक क्रेज है, वहाँ पे आप बोर्ड का परसेंटेज बता भी नहीं पाओगे, कोई पूछेगा ही नहीं। मतलब वो डायरेक्टली बोर्ड का, बोर्ड तो सब पास करता है, ऐसा स्टेटमेंट मिलता है। तो वहाँ पे सिर्फ पूछता है कि मेडिकल में क्या हुआ, एनआईटी में क्या हुआ और आईआईटी में क्या हुआ। करेक्ट, एनआईटी किया तो ठीक थोड़ा रिस्पेक्ट देगा उस हम लोग के टाइम पे। अभी तो आईआईटी का बहुत क्रेज कम हो गया, वहाँ पे उस टाइम पे पटना में क्रेज था आईआईटी का, तो तुम आईआईटी भगवान है। तो कल मेरे आफ्टर 13 ईयर्स मेरा कल एक फ्रेंड कॉल किया, हम लोग साथ में थे पटना में तैयारी के टाइम पे स्ट्रगल पीरियड में। तो आईआईटी केजीपी से पास आउट है, आईआईटी खड़गपुर से, और आईएम कोलकाता से पास आउट है, और बहुत दिन तक अबू धाबी में जॉब किया बहुत बड़े लेवल पे, देवाशीष वर्मा, और अभी बेंगलोर में सेटल्ड है। तो देखिए कहाँ से कहाँ, मतलब एक अच्छी जगह पे। लेकिन उस टाइम पे हम लोग बहुत तगड़ा मेहनत किए हैं, जितना पढ़ना चाहते थे मतलब अपने आप को डाल दिए थे। मतलब वैसा आपको तैयारी करना पड़ेगा मन से, इंटरेस्ट लेकर, बर्डन में मत तैयारी मत नहीं करना है कि हाँ 1 साल। आप सब ये लोग ये सोचना छोड़ दो, वो मेरा काम है कि 1 साल के बाद नहीं होगा तो क्या होगा। इस प्रेशर में रहोगे तो सब्जेक्ट का एंजॉय नहीं करोगे।
तो ज़्यादा ध्यान किस पे, रिजल्ट पे देना है या प्रोसेस पे? प्रोसेस पे ध्यान दो भाई। मतलब हम लोग को सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। यही सोचते रहोगे कि नहीं होगा तो क्या होगा, पेरेंट्स इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, अच्छे काम के लिए खर्च कर रहे हैं, कभी मेरे पेरेंट्स भी पैसा खर्च किए होंगे। मुझे थोड़ा बढ़ाए एक लेवल तक, बहुत मतलब ख़राब से सुने मुझे सपोर्ट किया गया था, जहाँ पे मैं बहुत फाइट कर रहा था उस टाइम, लेकिन उसका फ़ायदा मिला सारा फैमिली को। मैं एक आगे बढ़ा तो पूरा फैमिली स्ट्रॉन्ग हुआ इकोनॉमिकली, जैसे जो भी हो, और उसका फ़ायदा अब मेरे बच्चे को मिल रहा है। जैसे मेरा एक जो भतीजा है वो इसका NIT में इस बार हो गया है, अभी IIT का एग्ज़ाम बाकी है, और दूसरा भतीजा मेरा पढ़ रहा है बहुत तरीके से टचवुड, रौनक कुमार, वहाँ देखते होंगे टेस्ट पेपर में देखिएगा, 11th 12th का टेस्ट होता है उसमें रौनक कुमार, वो छोटा भतीजा है, उसका भी नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो पहले हम लोग मैं घर से एक फर्स्ट इंजीनियर निकला, अब 2 फिर निकलेगा, अब पीछे और है, फिर मेरा बेटा है। तो एक देखते देखते होता है ना, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, देखते देखते होगा। तो उस टाइम पे अगर ये फ्रस्ट्रेशन में नहीं करना तैयारी कि हाँ 1 साल के बाद नहीं होगा, क्या होगा, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता है, अच्छे से पढ़ोगे तो पक्का होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ तक समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। तो आप इस ग्राफ को भी याद रखिएगा, कभी भूले तो साइन का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए और उसको क्वाड्रेंट में बांट दीजिए, करेक्ट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ग्राफ का पार्ट ऊपर है, पॉजिटिव साइन रहेगा साइन, ये सेकंड और थर्ड और फोर्थ का क्वाड्रेंट ग्राफ कहाँ है, नीचे है। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ कहाँ रहेगा, नीचे वाला पार्ट किस क्वाड्रेंट फॉल कर रहा है, थर्ड एंड फोर्थ, तो साइन क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। अब इसका एप्लीकेशन, ये ग्राफ बहुत बार मुझे काम में आएगा, और खासकर वेव में तो सारा ग्राफ यही रहता है, वेव इन स्ट्रिंग हो या वेव इन साउंड हो या वेव ऑप्टिक्स हो, बहुत सारा ग्राफ साइनसोइडल होता है, साइन के जैसा ही शेप बनाता है, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, उन सारे फार्मूला का एप्लीकेशन, मुझे वैल्यू चाहिए था साइन 120 का, करेक्ट। अब मेरे हाथ में 0, 30, 45, 60 और 90 इतना का ही वैल्यू याद है, और उसी का यूज करना है। लेकिन अब इस फार्मूला का हेल्प लेना है। 120 को यहाँ देखिए, तो 120 को आपको क्या करना है, पूछेंगे 120 का, बट आपको दिमाग लगाना है कि इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 इन सब के टर्म में किसी तरीके से कन्वर्ट कर दें, क्योंकि इसका वैल्यू ही आपको याद रहता है, बाकी का याद नहीं रहता है। तो 120 को कैसे तोड़ सकते हो ताकि इन सब में से कोई एक आ जाए, 90 + 30, और देखेंगे वहाँ पे कौन सा फार्मूला सेट करता है, 90 + थीटा पे, 90 + थीटा जैसा है वहाँ पे एक फार्मूला, तो थीटा का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 30 डिग्री, और 90 + थीटा क्या होता है, तो क्या लिखेंगे cos 30, और cos 30 का वैल्यू क्या होता है, इतना आसान था, करेक्ट है, सही है। चलिए अब आप में से कोई बोलेंगे नहीं सर 120 को ऐसे भी तो लिख सकते थे, 180 - 60, अलग बात है, एक ही बात है। तो 180 - थीटा का कोई फार्मूला है तो क्या लिखिएगा, साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू क्या आता है, अलग वैल्यू मिलेगा या सेम वैल्यू मिलेगा, लिख लीजिए। मुझे इन सब एंगल का साइन का वैल्यू चाहिए अभी, जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ द एबव एंगल।
साइन 120 का भी चाहिए, साइन 135 का भी चाहिए, साइन 150 भी चाहिए, साइन 180 भी चाहिए, साइन 210 भी चाहिए, साइन 240 भी चाहिए, सारे एंगल का चाहिए। और वो फार्मूला का हेल्प ले लेना है। साइन 135 का वैल्यू क्या आया स्टूडेंट? 1/√2। कौन सा फॉर्मूला लगाए थे? 90 प्लस थीटा का या 180 माइनस थीटा का? सर दोनों से सेम ही वैल्यू आएगा, 1/√2। ये मैं थोड़ा सा लिखता हूँ यहाँ पे क्योंकि बाकी लोग वीडियो लेक्चर देखेंगे, ठीक है। तो साइन 135 के लिए 90 प्लस 45 भी लिख सकते हैं, और साइन 90 प्लस 45 लिखिएगा तो इस फार्मूला पे सेट कर जाएगा। कितना हो जाएगा? साइन 45 इक्वल टू व्हाट? 1/√2। या इसको आप तोड़कर ऐसे भी लिख सकते थे, 135 माइनस 45, सॉरी 180 माइनस 45, और 180 माइनस 45 तो इस फार्मूला पे सेट कर जाएगा। तब क्या लिखेंगे? साइन 45 1/√2। ओके, साइन उसके बाद कौन सा आएंगे था? 150। अच्छा 150 के लिए क्या वैल्यू निकालेंगे? 180 माइनस 180 माइनस 30, ये भी एक तरीका हो सकता है। और साइन 180 माइनस 30 कितना होता है? साइन 30 इक्वल टू व्हाट? हाफ। अब एक ऑब्जर्वेशन और देखिए स्टूडेंट, ये है साइन थीटा और ये है थीटा, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? बोलिए 1। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम -1। तो यहाँ वैल्यू क्या रहेगा? ये +1 का लाइन है, और ये +1 कहाँ पे होता है? 90 डिग्री पे, करेक्ट है। तो 0 से 360 के बीच में एक ऐसा एंगल है जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रहेगा साइन का, वो है 90, और एक ऐसा एंगल है जहाँ पे मिनिमम वैल्यू रहेगा, वो क्या है? अच्छा बाकी एंगल का वैल्यू क्या घर पे आप निकाल लेंगे एवरीवन? नेक्स्ट क्लास में निकाल कर आइएगा, इसको होमवर्क समझ लीजिए, करेक्ट है। अब फार्मूला को 5 बार लिखना है, एकदम फार्मूला याद हो जाना चाहिए। और यहाँ वैल्यू कितना रहेगा? -1। और ये देखिए, तो आपको ऐसा इंटरेस्टिंग लगता है कि ये लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो लाइन इस शेप को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एग्जैक्टली क्या कर रहा है? इक्वल पार्ट में ही डिवाइड कर रहा है। और मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक लाइन खींचा स्टूडेंट, साइन थीटा का वैल्यू हाफ का लाइन खींचा, करेक्ट है। कितना का? हाफ का। ये लाइन इस साइन के कर्व को कितना जगह पे कट कर रहा है? 2 जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे। बोले हाँ। तो यहाँ पे जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ पे साइन का वैल्यू कितना रहेगा? हाफ। और यहाँ पे कट रहा है वहाँ जहाँ पे और कट कर रहा है वहाँ पे भी तो हाफ रहेगा, क्योंकि ये हाफ का लाइन है। ये कितना का लाइन है? तो ये लाइन जहाँ पे कट करेगा तो उस वर्टिकल एक्सिस का वैल्यू वही रहेगा। बोलो भाई यहाँ पे कितना रहेगा?
ऐसा शेप था कि ए लाइन इस कर्व को बिल्कुल सिमेट्रिकल डिस्टेंस पर कट करेगा। सर सिमेट्रिकल डिस्टेंस नहीं समझा, यहाँ से जितना डिस्टेंस पे इधर कट करेगा यहाँ से उतना ही डिस्टेंस पे इधर कट करेगा। बोलिए यस। तो यहाँ से ये एंगल कितना रहेगा 30 डिग्री, कितना रहेगा 30। तो यहाँ से ये कहाँ पे हैं 180 पे, तो 180 से 30 इधर कितना हो जाएगा 151। यस। तो यहाँ पे कितना रहेगा, ग्राफ से भी सॉल्व कर देते, 30 इधर से और 30 उधर से, डिफरेंट वैल्यू सेम वैल्यू, 60 उधर से तो 60 उधर से, डिफरेंट वैल्यू सेम वैल्यू, सेम वैल्यू रहेगा। यहाँ से 60 जाएंगे कितना डिग्री, तो इधर से 60 आएंगे तो कितना मिलेगा 120। अलग वैल्यू मिलेगा या बिल्कुल सेम वैल्यू मिलेगा, सेम वैल्यू मिलेगा भाई। तो कहीं पे रिक्वायरमेंट मुझे ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एक ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए वापस। तो एक ग्राफ से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी लाइन का सिमेट्रिसिटी के अबाउट का कॉन्सेप्ट, करेक्ट है। मतलब ये बात अगर नहीं भी याद रखते हैं तो मेरा तो काम यहाँ से चल जाएगा, बट ग्राफिकली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। एक कॉन्सेप्ट वेव जब पढ़ाते रहेंगे वहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। बट अभी अगर एक बार बोला हुआ रहेगा ना तो माइंड में स्ट्राइक करेगा कि हाँ ऐसा होता है। करेक्ट है। चलिए यहाँ देखिएगा, cos 0 पक्का आप जानते हो कितना होता है 1, cos 30 कितना होता है, और cos 45 1/√2, cos 60 कितना हाफ, cos 90 कितना 0। एग्री। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, बोले साइन थीटा। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। cos 360 माइनस थीटा होता है cos थीटा, और cos 360 प्लस थीटा होता है cos थीटा। भाई cos के लिए भी एक फार्मूला को रट जाना है, करेक्ट। देखिए स्टूडेंट, कॉस का ग्राफ आप भी ऑब्जर्व किए होंगे, ये ऐसा होता है, ये रटना है ग्राफ। कैसे क्यों ग्राफ ऐसा हुआ वो बाद में समझेंगे जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तो, हाउ टू प्लॉट द ग्राफ, प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। यहाँ पे वैल्यू क्या होता है 0 डिग्री, यहाँ पे कितना 90, यहाँ पे 180
यहाँ पे क्या रहेगा 270 और यहाँ पे क्या रहेगा 360। बोलिए, और यहाँ पे वैल्यू क्या रहता है, ये रहता है कॉस का वैल्यू +1, करेक्ट है ना। ये कौन सा लाइन है, +1 का, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या रहता है -1। मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू, देखो भाई हम लोग एक इक्वेशन सॉल्व करते थे, मतलब एक वैल्यू निकालते थे वेव ऑप्टिक्स में। यहाँ देखिएगा, नंबर ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ मिनिमा, याद है YDSC के लिए। और फिर वहाँ पे निकालते थे नंबर ऑफ फ्रिंज विथ शिफ्टेड, नंबर ऑफ फ्रिंजेज शिफ्टेड। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा में साइन का ही इनइक्वलिटी का यूज़ करता हूँ कि उसका वैल्यू << 1 होता है। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट मैक्सिमा हो रहेगा, करेक्ट। सो अब याद देखिए, इस ग्राफ का कौन कौन सा पोर्शन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि जो पोर्शन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर रहेगा वहाँ पे कॉस का साइन पॉजिटिव रहेगा। कौन कौन सा पोर्शन, सर ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कौन सा क्वाड्रेंट का है, ये कौन सा है, इसका मतलब कॉस का साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, करेक्ट है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, प्लस रहेगा। ये कौन सा, सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे साइन क्या रहेगा, निगेटिव एंड निगेटिव। चलता है, ग्राफ याद करने से ज़्यादा इजी हो जाएगा। ग्राफ याद ड्रॉ करेंगे और क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देंगे, और यहाँ से क्रॉस चेक भी करते रहेंगे वैल्यू निकाल कर। IC को ऐसे भी कोरिलेट कर लीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाकर। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश। ये कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, ये कौन सा सेकंड, ये कौन सा थर्ड, ये कौन सा, नहीं रहता यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा। वही तो किया है, मैं तो ऐसे याद रखता था, इसके इस तरफ वाला प्लस दोनों, और एक इधर क्या रहेगा कॉस का माइनस। उसी को आप लोग याद रखे हैं, कौन सा रूल, ASTC, ऐसे, ठीक है। यहाँ से यहाँ एंगल क्या रहेगा, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट का, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट का, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट का, और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट का। करेक्ट है, ये ड्रॉ कर लीजिए। एक और होमवर्क दे रहे हैं, जितना एंगल दिया हो ना, कौन कौन सा एंगल दिया था स्टूडेंट, बोलिए 120, 135, 150, 180, 210, 225 पहले लिख लेते हैं, 225 और 240, 300, 315, 360, 420। इन सब का कॉस का वैल्यू भी निकाल के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में 6 ही फार्मूला दिया हूँ, 6 बिल्कुल यहाँ पर रहना चाहिए। ऐसा नहीं सर रिकॉल करते हैं, फार्मूला को 5 बार लिख लीजिएगा, ठीक है। ये वेक्टर में और सारे चीज़ में बहुत बार यूज करता हूँ, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट भी है तो वहाँ भी यूज होता रहेगा, हर जगह पे इसका यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।